हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम निगम और आज हम अपना पॉडकास्ट लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो है पैरालिसिस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस टाइप्स के बारे में और आप अपना पैरालिसिस, अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं। और इसके बारे में हमारी सारी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर पुरु धवन, जो हैं श्रेयस हॉस्पिटल के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। सो सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, आज जो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हम इस पे शुरू करेंगे। हम बहुत सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे, हम डीप में भी जाएंगे, बट बेसिक से शुरू करते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। देखो, पैरालिसिस जो टर्म है वो है कि किसी भी बॉडी के पार्ट का ना चलना, पार्शली या फिर वो फुली। यानी अगर कोई आपका हाथ नहीं चल रहा तो वो भी पैरालिसिस है। रीजन कुछ भी हो सकता है। आपका पैर नहीं चल रहा तो वो पैरालिसिस है। आप बोल नहीं पा रहे, आपकी जो टंग है वो पैरालाइज है, तो वो पैरालिसिस में काउंट होता है। तो पैरालिसिस बेसिकली किसी भी बॉडी पार्ट का ना चलना है। अब इसके पीछे दो बड़े रीजन हो सकते हैं, तीन बड़े रीजन होते हैं। पहला है कि ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आना। इसको हम ब्रेन स्ट्रोक की कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम कहते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन ने सारा प्रोसेसिंग करनी है, सारा काम करना है, आपकी मसल्स को भी चलाना है, आपकी हार्ट बीट को भी देखना है, आप क्या देख रहे हो उसे भी समझना है, आप ये बात सुन पा रहे हो, ये भी आपका ब्रेन ही प्रोसेस कर रहा है। तो ब्रेन की इतनी सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन होती है, जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, वो किसी और बॉडी ऑर्गन से कई गुना ज़्यादा होती है। आप सोचो कि आपके ब्रेन के अंदर ब्लड जा रहा है, तो उसे कोई ना कोई चीज लेके जा रही है, वो होती है आर्टरीज, जो हम अपने हाथ में भी देखते हैं, ये वेन्स है ब्लू ब्लू। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। अब आपकी बॉडी में कहीं से भी क्लॉट आया और वहां पर जाके फंस गया। अब क्या होता है कि ब्रेन में एक हिस्से को ब्लड नहीं गया। अब ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड नहीं गया, तो जिस हिस्से को ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला, तो वो हिस्सा हो जाता है डेड। विद इन 4 आवर्स वो डेड हो जाता है। अब जब वो हिस्सा डेड हो गया तो वो जो काम करता था वो अब नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। इसी तरह से हेमरेजिक होता है। मान लो कि आपका बीपी बहुत हाई था, इतना हाई था कि ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी आपकी ब्रस्ट कर गई और ब्रेन के अंदर ब्लड लीक आउट हो गया। अब जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक आउट हुआ तो उस एक एरिया में वो स्पिल हो गया, फैल गया ना, तो वो एरिया डेड हो जाता है। ब्लड भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो तो पहले ही बाहर हो गया था। तो वो एरिया जो डैमेज हुआ उसकी वजह से दोबारा से हमें सेम चीज देखने को मिलेगी कि जिस हिस्से को नुकसान हुआ है वो जो काम करता था वो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका पहले दो रीजन जी। और 80-90% केसेस यही होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे किसी टाइप की इंजरी हो जाना। मान लो कि आप पेड़ से गिर गए, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी, रीढ़ की हड्डी पे जहां चोट लगी उसकी नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। सिग्नल ब्रेन से तो आया, उस पॉइंट तक तो गया जहां पर आपको चोट लगी थी, बट उससे नीचे नहीं जा पाएगा, तो आपका नीचे का हिस्सा पैरालाइज होना। अब इसमें हमें पता नहीं लगता कि मोशन आ रही है नहीं आ रही, यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है वो अक्सर होता है कि किसी टाइप की आपने इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से भी हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है, और अक्सर वो पूरी बॉडी पर होता है। उसमें ये नहीं होगा आपका हाथ पैर गया, उसमें पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज होगी, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बट आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये तीन बड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से किसी को भी पैरालिसिस होता है। और ये कितना कॉमन है? जो कॉमन है वो है आपका ब्रेन स्ट्रोक्स। ब्रेन स्ट्रोक क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो क्लॉट बन जाता है, जो कि कॉमन है। इसी तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन नहीं खा रहे थे कि मेडिसिन नहीं खाऊंगा मुझे जिंदगी भर की आदत लग जाएगी। ये जो रवैया हम अपना लेते हैं, अपनी बॉडी पे काम नहीं करते, बीपी हम चेक नहीं करवाते, मेडिसिन हम नहीं खाते, तो फिर उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में हमें हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। ये 80-90% यही केसेस होते हैं। फिर वो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं कि हेड इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, वो हमें देखने को मिलता है। और ये किस एज में होता है या फिर एज फैक्टर इसमें? कोई एज नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर आपको 80-90-100 एज तक, ईयर्स तक की एज में कभी भी हो सकता है। मतलब 3 से 4 साल के बच्चे को भी हो सकता है? बिल्कुल देखने को मिल जाता है। तो उस टाइम पे जो हमारा पहला प्रोसेस हो कि अगर पता लगे, पहले तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो सर आप पहले मुझे टाइप्स बताइए थोड़े बहुत। मैंने आपको टाइप्स होता है ना, आपके जो है, एक तो इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, एक हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक हो गया,
एक आपकी हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी को हम एक साइड काउंट कर लेते हैं, तीसरा हमारा जो है वो पॉइजनिंग हो गया। तो ये इसके टाइप्स हो गए। ओके तो सर इसी में मेरा सवाल था अब आपसे कि जैसे अब 3 से 4 साल के बच्चे को हो गया हो या फिर, तो हमें पहले कैसे पता चलेगा कि हम कैसे जान पाएंगे क्या डायबिटीज हो गई है इस वजह से, या फिर अलग अलग कौन से रीजंस हो सकते हैं? देखो, अटैक होने से पहले इसका पता नहीं लगता, अटैक होते हुए पता लगता है। अच्छा। जब आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हो जाएगा, होना शुरू होगा, तो ही आपको पता लग सकता है। उससे पहले कोई सिम्टम नहीं आता, उससे पहले पर्सन बिल्कुल हेल्दी होता है। तो कोई पहले वार्निंग नहीं आती। सिर्फ वार्निंग होती है जैसे बीपी आपका बढ़ा हुआ है या फिर आपकी शुगर बढ़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बस वही वार्निंग है। इससे ज्यादा वार्निंग पैरालिसिस की होने से पहले कोई भी नहीं आती। तो सर मतलब जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो आगे चल के पैरालिसिस का भी पेशेंट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो आपको बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं रखोगे, मान लो कि आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ, पैरालिसिस नहीं हुआ, तो कुछ और हो सकता है, किडनी फेल हो जाती है, आपके हार्ट में इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में हकीकत में रखना ही पड़ेगा, वरना एक बीमारी से नहीं बचे तो दूसरी बीमारी में फंस जाओगे। इसी वजह से बीपी जो है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जो मर्जी करो, मेडिसिन करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये चाहिए कि हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हर कीमत पे नॉर्मल रहे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो मर्जी इस्तेमाल करो, बीपी कंट्रोल में लेकर आओ। यही कंडीशन होती है। ओके सर, बीपी, दूसरी चीज आपका शुगर लेवल। शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये दो चीजें हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। अब आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, शुगर के लेवल ज्यादा है, तो क्लॉट फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है। अब आपका हार्ट हमेशा पंप करता रहता है, तो उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। अब ये आपके ब्लड में अगर थिकनेस ज्यादा है तो क्लॉट बनने के चांसेस आपके हार्ट के अंदर ज्यादा होते हैं। अब वो क्लॉट बना, वो ऊपर गया, आपके ब्रेन में जाके वो फंस गया, तो वहां पर आपका चांसेस है कि आपको इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। कभी कभी हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, मेजर सप्लाई कर रही होती हैं आपके ब्रेन को, उसमें किसी टाइप का प्लाक बन जाता है, क्लॉटेज आ जाती है, तो भी हमें यही देखने को मिलता है कि ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन कम हो जाती है और फिर हमें पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। और सर और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बेसिकली पैरालिसिस होने के? मेजर तो यही रीजंस हैं। ओके। जो हमारे 80-90% केसेस में, और जैसे हमने आपको जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी कि गन शॉट इंजरी हो गई, कोई पेड़ से गिर गया तो चोट लग गई, कार एक्सीडेंट हो गया, किसी ने डंडा मार दिया, ये और रीजंस होते हैं पैरालिसिस के। बट वो इंजरी में काउंट होते हैं, एक्सटर्नल इंजरी में काउंट होते हैं। तो सर जैसे अगर मुझे पता चला कि मुझे पैरालिसिस हो गया है, तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या लूं? आपको जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाके करवाना है अपने हेड का MRI CT स्कैन। अगर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस वजह से हुआ है, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर इमरजेंसी में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं TPA के अंदर क्या करते हैं कि TPA होता है? TPA थ्रोम्बोलाइटिक प्रोटीन होता है कि आपको, जैसे हम सपोज करो किसी को क्लॉट आया था, अब क्लॉट को अगर हम डिसॉल्व कर दे तो ब्लड सप्लाई तेजी से वापस आ जाएगी। तो हम MRI हेड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें ये पहले ये चेक करना होगा कि ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है या फिर ब्लीडिंग हुई है। अगर क्लॉट आया है तो TP का इंजेक्शन होता है। TP का इंजेक्शन देने के बाद जो क्लॉट है वो डिसॉल्व कर जाएगा और जो ब्लड सप्लाई रुकी हुई थी वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ब्रेन के सेल को मरने में, मैंने पहले बताया ना, 4 घंटे लगते हैं, तो ये 4 घंटे के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो ये 4 घंटे जब कभी किसी को लगे कि मेरा हाथ सुन हो रहा है, हाथ हिल नहीं रहा, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, तो फटाफट इमरजेंसी में, डॉक्टर की वेट नहीं करनी, इमरजेंसी में जाना है और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाना है। क्योंकि TPA का इंजेक्शन जो होता है, जो ट्रीटमेंट है, रिस्की है। क्योंकि अगर मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने गलती से इंजेक्शन दे दिया, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी अंदर, तो नुकसान जो पहले कम हो रहा था वो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से पहले आपका MRI CT स्कैन होगा, फटाफट क्लॉट को देखा जाएगा है या नहीं है, अगर है तो ही TPA का दिया जाएगा। हेमरेजिक केसेस के अंदर TPA नहीं दिया जाता। ओके। तो सर आप जो बता रहे थे कि जैसे, चलो सर मैं तो ये समझ गया TPA के बारे में, बट आप बता रहे थे कि जो पहले बता रहे थे कि TPA का इंजेक्शन होता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं सर एक्स्ट्रा? उसके बाद अगर देखा जाए तो पेशेंट जो है विद इन अ मंथ और रिकवर कर जाता है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। बट अगर कोई 4 घंटे को मिस कर जाता है, आसपास उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो पेशेंट में एक दिक्कत देखने को मिलती है कि जो उसकी फंक्शनिंग, खोई हुई फंक्शनिंग है ना, उसके
खोए रहने की चांसेस ज्यादा होते हैं, रिकवरी ना हो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। बट हमारा जो ब्रेन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, तो हमारा जो ब्रेन के अंदर किसी को अगर क्लॉट आया है या फिर हेमरेजिक हुआ है तो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत स्पीड से स्टार्ट हो जाती है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ग्रो करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो जिस दिन हम पैदा हुए हमारे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ ब्रेन के सेल्स हैं। पूरी जिंदगी हम बड़े होते हैं, हम डेवलप होते हैं, बोलना लिखना चलना फिरना सब कुछ सीखते हैं, बट हमारे ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते, वो 1 करोड़ एक नहीं हो पाते। अच्छा, वो सेम टू सेम ही रहते हैं, नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ उनकी लेंथ, साइज और उनके आपस के बीच के कनेक्शन बढ़ते हैं, तब हम चीजों को सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं। आइंस्टाइन क्यों है और डॉक्टर पुरी क्यों है और शुभम क्यों है? क्योंकि हम सबके अपने आपका इंटरेस्ट अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। आइंस्टाइन का जो सोचने का तरीका था वो अलग था, मेरा अलग है। ये हमें क्यों अलग बनाता है? क्या अलग हमें बनाता है? वो है हमारा ब्रेन। उनका आईक्यू इतना हाई क्यों था? क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस थे वो ज्यादा थे। अगर ये कनेक्शंस जितने ज्यादा होंगे उतना डेवलप हमारा ब्रेन होता है, उतना ही ज्यादा हमारा आईक्यू होता है। ओके, ठीक है। अभी नंबर ऑफ कनेक्शंस हमारी चीजों को सीखने की क्षमता से बनते हैं, मतलब बाय बर्थ आपको सेम नहीं मिलेंगे। अच्छा। हम इसको गेन करेंगे कि हम किस फील्ड में अपने आप को इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर मैं फिजिक्स में दिखाऊंगा तो वो फिजिक्स के हिसाब से डेवलप होंगे, उस पार्ट में होंगे जो लॉजिकल है ना। अब आप एक आर्टिस्ट हो, अब आर्टिस्ट के क्या होता है? वो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव माइंड के अंदर वो कनेक्शन ज्यादा बन रहे होंगे कि चीजों को देखने की, उसको अलग तरीके से परखने की आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी। आप फिजिक्स में अच्छे नहीं होगे बट आप क्रिएटिव पार्ट में अच्छे होंगे। तो इसी तरह से हमारी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो बाय चॉइस होती है, बाय चॉइस, बाय नेचर नहीं होती है। नेचर ने आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, अब वो बाय चॉइस चल रही है। ठीक है, कुछ हाँ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसको हम पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, बट फिर भी वो बाय चॉइस होती है। तो अब हमने क्या किया, किसी को क्लॉट आया था, नस फटी थी, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ था। अब ये जो प्रोसेस बचपन में हुआ था ना, ब्रेन की डेवलपमेंट, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो पैरालिसिस का पेशेंट है पहले 6 मंथ्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाता है। पहले वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, तो विद इन 3-4 मंथ 5 मंथ्स वो पेशेंट थोड़ा बहुत चलना, थोड़ा बहुत हाथ हिलाना, बोलना सीख कर देता है। प्रॉब्लम होती है उस 6 महीने की बीत जाने के बाद, यानी जिस दिन आपको अटैक हुआ था उसके 6 महीने बीत जाने के बाद अब आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी फिजियोथेरेपी कर लो, जो मर्जी मेडिसिन खा लो, जो मर्जी जगह पे चले जाओ, आपको इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। और उससे पहले सब कुछ इंप्रूवमेंट मिल रही थी। हाँ, अब किसी का भी हाथ लग रहा था, मैंने ठीक किया, मेरे ही उससे आराम आ गया। नहीं, उससे पहले क्योंकि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही थी इसलिए आप ठीक हो रहे थे। अब इस 6 महीने बाद अब किसी का भी हाथ लगेगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगी क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो चुकी है। तो पेशेंट इस चीज को समझ नहीं पाता, मैं अभी तो ठीक हो रहा था, अब क्यों आराम नहीं आ रहा। तो वहां पर जाके वो फंस जाता है। और 6 मंथ बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, छोटा पीरियड तो होता नहीं है। तो पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेस भी हो जाता है कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेडिसिन भी खा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रही है। वो वहां पर जाकर परेशान हो जाता है। तो सर उसके लिए फिर उसको जैसे बेस्ट, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, फिर जो जैसे सर अब उसने मेडिसिन वगैरह दी वो सब खाओ। और हम क्या कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, लाइक जैसे मुझे पैरालिसिस हो गया है और मुझे डॉक्टर ने मतलब सब बता दिया है, मेरा इलाज भी हो रहा है, पर उसके साथ साथ जो बीच में मेरा मन करता है ना कि अरे यार ठीक होगा नहीं होगा, मैं उस कश्मकश में हूँ, तो उसमें क्या करा जाए? देखो, आपको ना अपनी बीमारी को पहले समझना पड़ेगा। पहले आपको ना हर एक पैथी के बीच में जो कमियां उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप जो मेडिसिन खा रहे हो ना उसका प्रिस्क्रिप्शन निकालो, एक एक मेडिसिन को ना खुद ब खुद सर्च करो गूगल के ऊपर, तो वो क्या काम करती है ये तो पता लग जाएगा आपको। तो अक्सर हम जितने भी पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और पेशेंट भी अपने आप को खुद जज कर सकता है, उसमें बीपी की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, विटामिन डी, ताकत की मेडिसिन, ये सब तो कुछ तो होगा, बट ब्रेन को ठीक करने की मेडिसिन या फिर पैरालिसिस को ठीक करने की मेडिसिन किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को एलोपैथी से नहीं मिलती। शुरू में वो बहुत अच्छा है, इमरजेंसी में नो डाउट कोई इसकी टक्कर का नहीं है, बट 6 मंथ बीत जाने के बाद आप जितना मर्जी कर लो उससे आप में पैरालिसिस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। यानी आपका जो हाथ की जो पावर है या जो उसकी रेंज है, जो चलने की क्षमता है, वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो मेडिसिन इस पर्पज से दी ही नहीं जा रही होती।
उसका सोनली पर्पस ये होता है कि पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक दोबारा ना हो, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम रखो। पेशेंट को दोबारा से अच्छा। नस ना फटे, इसलिए बीपी की मेडिसिन रखी जाती है कि दोबारा से ना हो। थोड़ी बहुत शरीर में ताकत रहे, इसलिए मल्टीविटामिन डॉक्टर्स लगा के रखते हैं। इससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। पेशेंट को लगता है कि मैं इसको खा के ठीक हो जाऊंगा, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। अब हमें समझना है कि अगर हमें किसी पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है, 6 मंथ बीत चुके हैं, अब इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है पेशेंट को रिकवर करवाने का। अच्छा। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे स्टार्ट होगी, इसके फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। अब ब्रेन के अंदर जो भी है वो एक तरह से रॉ मटेरियल उसका जो है वो प्रोटीन है। सिर्फ प्रोटीन नहीं लगता, उसको बाकी विटामिन मिनरल्स भी लगते हैं। तो आपको अपने विटामिन डी, विटामिन B12 को बहुत अच्छी मात्रा में रखना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन की कमी ना हो। आपको अपने मिनरल्स भी रखने पड़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन को भी अपना पूरा रखना होता है, और प्रोटीन का थोड़ा इंटेक बढ़ाना होता है, क्योंकि वो बॉडी की डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है। तो डाइट को चेंज करो, डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, दालें हैं वो बढ़ा दो, आप अपना अखरोट है, बादाम है, उनको आप मिनरल्स के लिए आप ऐड अप कर लो। अगर आप नॉन वेज लेते हो तो आप अपना चिकन और फिश सूप, तला हुआ नहीं खाना है, ठीक है, उसको आप अपनी डाइट में ऐड करो। एग वाइट को आप ऐड कर सकते हो, दालों को आप ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो नहीं, दालें। मटन एंड बीफ तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। अच्छा। आप रेड मीट का कंजम्पशन नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाइट मीट का कंजम्पशन कर पाओगे। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो। उससे क्या होता है कि बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं बनती। तो आपको एक तरह से हम प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट पे ले जाते हैं। तो बॉडी में रॉ मटेरियल पूरा हो गया, मतलब मेरे गोदाम में सामान आ गया, पक्का माल नहीं बना, कच्चा माल मेरी बॉडी में आ गया। इसके बाद हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी कंसेप्ट को समझना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेन की डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि हम किस फील्ड में मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में कैशियर हो, पहला दिन आपका जॉब का, उससे पहले आपने गड्डियों को नहीं देखा, तो आप धीरे धीरे गिनोगे, ये मशीन नहीं है आपके पास। बट एक साल बाद आपकी स्पीड चेंज होगी। अब आप चाय भी पी रहे हो, दोस्तों से बात भी कर रहे हो, नोट भी गिन पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है सर? ये हमारे दिमाग में वो एक सेट हो जाता है ना कि हाँ मेरा तो यार यही काम है रोज एकदम। ब्रेन में क्या सेट हुआ? जो सर हमारे न्यूरॉन्स से पता लग गया कि हमारा यही काम है, चेंज हो गए। वो इस काम को करने के लिए अपने अंदर चेंज ले आते हैं। वो आप अब काउंटिंग करने में अच्छे हो जाओगे, बाकी सारी चीजों में आप पास और फेल हो जाओ चाहे, बट काउंटिंग करने में अच्छे हो जाओ, क्योंकि आपने रोज उसकी प्रैक्टिस की है। जरूरी है प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। अब हमने क्या किया था, बॉडी के अंदर हमने कच्चा माल दे दिया था। अब हम ब्रेन को कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब जरूरी है क्या सिखाऊंगा। अब रैंडम कुछ भी सिखाओगे तो रैंडम रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत प्रिसाइज चलना पड़ेगा। ब्रेन को ये समझाना है कि मुझे पैर से चलना है। ना मैं साइकिलिंग करूंगा, ना मैं लेट के एक्सरसाइज करूंगा, ना मैं बैठ के एक्सरसाइज करूंगा। अगर मुझे लेग की एक्सरसाइज करनी है, लेग से मुझे दोबारा चलना है, चलने लायक बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को खड़ा करना पड़ेगा। उससे हो अपने आप चल पाता है ठीक, नहीं चल पाता तो भी इसको पकड़ के चलाना ही पड़ेगा। तो ये फिजियोथेरेपी नहीं होती, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है ना, ये ब्रेन के लिए होती है। जो हम सुनते हैं फिजियोथेरेपी मसल्स के लिए है। तो हमें एक्सरसाइज वो करनी चाहिए जिसमें हमारा ब्रेन ट्रेन हो। तो मैं जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एडवाइस करता हूँ वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो प्रिंसिपल है बहुत सीधे हैं। अच्छा, जो आपको फाइनल आउटपुट चाहिए उसी की प्रैक्टिस करो। मुझे फाइनली खड़े होकर चलना है तो मैं चलने की ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं साइकिलिंग नहीं करूंगा। अगर मैं साइकिलिंग करूंगा, मैं साइकिलिंग में अच्छा हो जाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। अगर मैं लेट की एक्सरसाइज करूंगा, मैं लेग रेस बेड पे तो कर लूंगा, बट जब मैं खड़ा हूंगा तो मैं उस टांग को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्योंकि वेट को कैसे संभालना है, बैलेंस कैसे बनाना है, वो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरे ब्रेन को समझ में नहीं आएगा। और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है वो मेरे ब्रेन को समझ में नहीं आएगा। तो आपको हमेशा फाइनल आउटपुट पे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, और उसके बीच में फिर आपको गैप को भरना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है, फिजियोथेरेपी को एक तरफ करते हुए। खराब नहीं है, बट यस, फोकस आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। तो एक एक्सरसाइज होगी लेग की, चलना। अब दिन में जितने घंटे चल सकते हो चलो, वॉक करो, और अगर नहीं हो पा रहा तो सारा लो। आप स्टिक ले सकते हो, किसी का सहारा ले सकते हो। आपको पैर को आगे बढ़ाना सीखना ही पड़ेगा आगे चलने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अब हम पहुंच गए थे, खाना हो गया, हमारी एक्सरसाइज हमने समझ ली, बट ये भी आपको रिजल्ट तब देगा जब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से स्टार्ट होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर सीखने की क्षमता कम हो जाती है। आज आपके लिए लैंग्वेज सीखना मुश्किल होगा, अगर मैं आपको कहूँ फ्रेंच सीख लो, स्पेनिश सीख लो, आपके लिए मुश्किल है। बट अगर हम आपको स्कूल एज में ले जाते हैं, मतलब सपोज करो आप 6-7 साल के हो, आपके लिए फ्रेंच और स्पेनिश को सीखना मुश्किल नहीं होगा, जैपनीज चाइनीज भी सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपका ब्रेन लर्न कर रहा होता है। एक बार आप अपनी टीनेज को क्रॉस करते हो तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है ये स्लो डाउन हो जाती है, तो हमें इसे फास्ट भी करना पड़ेगा, वरना तो कई साल लग जाएंगे हमें ठीक होते होते। तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करेंगे, एक्सरसाइज में हम ऑक्यूपेशन थेरेपी करेंगे। तीसरा, डाइट के अंदर हम अपना थोड़ा सा प्रोटीन रिच, मिनरल रिच बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें फाइबर की मात्रा अच्छी हो। और कुछ चीजों का और ध्यान रखें कि हमें नींद अच्छी तरीके से आए, ठीक है। बॉडी, हाँ, स्लीप बहुत जरूरी है। आपकी नींद 8-9 घंटे की हो, 10 घंटे की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को अच्छे घंटे से सोवो, 10 घंटे सोवो, बट एक बार उठने के बाद दोबारा बेड पे नहीं जाना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम अपने हर पेशेंट को बताते हैं। अगर पेशेंट इन सारी चीजों को कर लेता है तो पेशेंट में मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। तो सर जैसे कि आपने जैसे बताया कि एकदम ऐसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे आप उनको भी यही सारी चीज़ें बताते होंगे, तो उनमें कितने रिजल्ट्स देखने को मिले हैं? देखो, पैरालिसिस में हम इतने शॉर्ट होते हैं कि पहले महीने में रिजल्ट्स डिलीवर हो जाएंगे। जैसे आपने बताया तो कम या ज्यादा। ओके। अब क्या होता है कि किसी का अगर स्टमक खराब है तो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में हमें कोलाइटिस देखने को मिलता है कि उनकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से ना फूड उनको लग रहा होता है बॉडी को, ना मेडिसिन वर्क कर पा रही होती है। तो हमें उनका कोलाइटिस, स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ता है। अगर उनको कोलाइटिस या स्टमक की ट्रबल नहीं है तो मेडिसिन बहुत फास्ट काम करती है और विद इन अ मंथ रिजल्ट्स डिलीवर होने शुरू हो जाते हैं कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। तो हम क्या छोटा सा काम करते हैं, जब पेशेंट आए ना उसको हम लिख के भी देते हैं और बोलते भी हैं कि अपनी एक वीडियो बना लेना। किस चीज़ की? ना चलने वाली, हाथ की क्या दिक्कतें हैं उसको आप एक बार वीडियो में रिकॉर्ड कर लो। अगले महीने उसको दोबारा से बनाओगे। अब दोनों वीडियोस को जब 2 फोन में साथ साथ चला के देखोगे ना, अच्छा मेरा पैर नहीं चल रहा था, अच्छा मेरा घुटना नहीं चल रहा था, अच्छा मेरा हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, मेरा हाथ नोज के लेवल पे था, अब मेरे हेड लेवल पे आ गया। तो ये भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है ना। पेशेंट कहता है यार मैं ठीक हो रहा हूँ, उसमें ना मोटिवेशन आ जाती है, यार अब तो मुझे रास्ता मिल गया, अब मेरे को बस स्पीड पकड़नी है। तो क्या होता है कि जहां पर वो पेशेंट डीमोटिवेटेड था ना एकदम कि यार मैं तो ठीक ही नहीं होऊंगा, रिश्तेदार आके बोल गए यार तुम ये भी लगवा ठीक तो होता नहीं है, खरा अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब रिश्तेदार करें यार तू तो बेटर से बेटर हो गया। तो ये ना एक मोटिवेशन इतनी पॉजिटिव एनर्जी की तरह वर्क करता है ना। पेशेंट कहता है अब तो मैं ऐसी की तैसी मैं तो ठीक करके ही रहूंगा। तो वो जब पेशेंट आके में सेकंड मंथ मिलता है ना, वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब आपने मतलब चेंजेस आ गए और मुझे सुधार हो गया। अपना रिश्तेदार भी बोल रहे, मेरी मम्मी भी बोल रही है अब ठीक हो जाएगा। तो हमें लगता है यार हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो हमारे जो कंसेप्ट हैं बहुत सिंपल से हैं। आप इसके अलावा ब्रेन के साथ या पैरालिसिस पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक के अंदर कुछ नहीं कर सकते। यही आपके पास यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और कोई चांस ही नहीं है कि आपका कोई और तरीके से आप। कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्लॉट आया था ना, क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो मेन ही पार्ट। हाँ मतलब एक लेमन कैसे सोचेगा कि क्लॉट है, क्लॉट को हम डिसॉल्व कर देंगे, खून को पतला कर लेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। तो हर महीने ना एमआरआई करवाते रहते हैं। अब उनको समझने की जरूरत है कि जब क्लॉट कहीं पर आता है, ब्लड नहीं पहुंचा है, तो पहले 4 घंटे ब्रेन के सेल मर गए। अब वो क्लॉट वहां पे रहे या ना रहे, उससे उनकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। कि अब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रेन के नुकसान की मैं भरपाई कैसे करूं, क्योंकि न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं जिससे हमारा ब्रेन बना होता है, एक बार मरने के बाद वो रीजनरेट नहीं हो सकते। ये बहुत सारे हमारी बॉडी में सिर्फ एक लीवर है जो रीजनरेट कर सकता है, इसके अलावा बॉडी का कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू मरने के बाद रीजनरेट नहीं कर सकता। मगर हमारा माइंड क्या कहता है, क्लॉट निकल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम वापस आ जाएगी, ऑक्सीजन दोबारा चली जाएगी, काम चल जाएगा। नहीं चलता। अब मरे को जितना मर्जी आप ऑक्सीजन लगा लो, वो जिंदा थोड़ा हो सकता है। वो तो डेड हो गया ना। तो पहले 4 घंटे वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने पास के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल जहां पर आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाए वहां पहुंचना है। बट इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, रूरल एरियाज भी हैं, टियर 2 टियर सिटी के आसपास बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो एक
सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और जहाँ पेशेंट को लगता है, जहाँ डॉक्टर्स को लगता है कि ये पेशेंट में रिस्क है, डॉक्टर रिस्क लेना भी पसंद नहीं करता जान के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना टीपीए रिस्की है, वो रिस्क होता है उसमें। तो सर एज अ पेशेंट हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर हम पैरालिसिस के पेशेंट है और हमें अच्छी तरह ठीक होना है? तो आप क्या नहीं करना चाहिए, आपको पहले तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना। ओके, ठीक है, अगर आपको जब लगे ना कि पूरी दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, श्रेयास में आ जाना। ठीक है जी। 1-2 महीने में अगर आपको चेंजेस नहीं था, हम भी 3 महीने से ज्यादा तो किसी भी पेशेंट को बिना आराम की मेडिसिन देते नहीं, हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। इतना क्लियर चलते हैं। 3 मंथ्स में अगर आपको आराम नहीं आया, इंप्रूवमेंट शुरू नहीं हुई है, तो हम माफी मांग लेंगे, और क्या होगा, है ना, इसमें बुरी वाली तो बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज होती है कि आपने जो अपनी डाइट है उसको आपने सुधार के रखना है, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहा होता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाऊंगा, उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। पेशेंट और वीक होता चला जाता है, पेशेंट में एनर्जी कम होती चली जाती है, वीकनेस बढ़ती चली जाती है। तो ये काम आपने नहीं करना, खाना आपने सुधारना है, कम नहीं करना है। सिर्फ 3 सब्जियां नहीं खानी, सारी सब्जियां खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारी खाना, सब खाना है। आप चुकंदर, पालक, बीन्स, जो मार्केट में आता है, आप मशरूम सब खाओ ना, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना। और बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा। तो ये दूसरी चीज। तीसरा ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं चलना शुरू करूंगा, तब तक मैं बिस्तर पे लेटा रहूंगा। जितनी भी बीमारियां हम सुनते हैं वो रेस्ट करने से शायद ठीक हो जाए, बट पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो रेस्ट करने से कभी भी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, ज्यादा रेस्ट कर रहे हो, बेड पे ही बैठे रहते हो, या व्हील चेयर भी जाना, कहीं आपको उठा के लेके जाए, आप शहंशाह बन गए हो, तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से ये साबित होती है, और खासकर पहले 6 मंथ्स में। क्यों? अब आपका ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से चल रही थी, आपने ना कहा, ना आपके घर वालों ने कहा, घर वालों ने कुछ ज्यादा प्यार दिखा दिया, उन्होंने आपको चलाने की कोशिश ही नहीं करी। अगर उन्होंने पहले 6 मंथ में चलाने की कोशिश की होती, शायद आपको भटकना ना पड़े। तो पहले 6 मंथ्स जरूरी है कि पेशेंट को खड़ा करो, चला जाए तो ठीक, नहीं चला जाए तो भी इसका पैर घसीट के चलाओ। तो ये गलतियां सबसे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जो एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी लाइफ में मेजरली कर जाता है। सर जैसे हमने देखा कि अभी जो एक्सीडेंट हुआ था, एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत का, और वो 1 साल में ही, 1-1.5 साल में ही एकदम बढ़िया ठीक ठाक हो गए हैं, और उनका एक्सीडेंट हम सबने देखा था, कितना हॉरिफाइंग था। एंड जो उनके जो फिजिशियन थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, सबने मेहनत करी। तो शायद से सर हम बात करें थे न्यूरॉन्स की, कि आप एक ही काम करते रहते हैं, तो मतलब हमारा लास्ट गोल तो यही होता है कि उनको क्रिकेट खेलना था। आपने गलत एग्जांपल दिया। ऋषभ पंत जी का जो एक्सीडेंट है, जहां तक जो उनकी रिकवरी की स्पीड रही ना, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम तक ही था जो रिकवर आराम से कर जाता है। नर्वस सिस्टम की दिक्कत क्या है कि एक बार वहां पे सेल मर गए, वो रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत डीप होता है, उसके आसपास उसकी प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, मसल्स हैं, फैट है, टेंडन्स हैं, बोन्स हैं। तो इतना आसान नहीं है नर्वस सिस्टम को डैमेज करना एक्सीडेंट से, बट अगर वो हो जाए तो रिकवरी मुश्किल है। ओके, तो ये मेन फैक्टर रहता है। हाँ। तो सर मुझे बताइए, जैसे आपने ये तो बता दिया कि बट सर आयुर्वेदा कितना ज़्यादा आपकी हेल्प करता है? सर एलोपैथी सर हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, ठीक कराता है अपने आप को, बट आयुर्वेदा क्या अलग कर रहा है इसके अंदर? देखो, आयुर्वेदा में क्योंकि मेडिसिन 4000-5000 साल पुराने से डेवलपमेंट होती आई है, तो जो डेवलपमेंट की एज है वो लंबी है। एलोपैथी भी कुछ 100 साल पहले शुरू हुई है, वो 4000 साल पुरानी है। तो जो डेवलपमेंट ईयर ऑन ईयर, जनरेशन टू जनरेशन होती आई है ना, तो अब जो मेडिसिन हम श्रेयास में रखते हैं, हम बहुत ज्यादा उसको फास्ट डिलीवरी रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को बहुत स्लो माना जाता है। तो अब हमारे लिए इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मंथ में पेशेंट को रिजल्ट्स डिलीवर हो जाए, इंप्रूवमेंट उनमें आ जाए, और इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमें ब्रेन में काम करना पड़ता है। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो नॉर्मल ऑर्गन्स की तरह नहीं होती।
ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यानी आपका बॉडी का ब्रेन का जो ब्लड है वो डिफरेंट चलता है और उसके बीच में एक बैरियर होता है। तो किसी भी मेडिसिन को ब्रेन तक पहुंचने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वो ब्रेन में काम कर पाएगी। तो किसी भी मेडिसिन के लिए वो इतना फाइन और तो इतना पावरफुल होना पड़ता है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो आयुर्वेद में जो हम सुनते हैं कि ये स्वर्ण बसम है या फिर वो चांदी की बसम है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने फाइनली बनाए जाते हैं कि वो इस चीज को आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी वजह से हम आयुर्वेद में जो इसके रिजल्ट्स हैं पैरालिसिस के, वो ज्यादा अच्छे हैं। इमरजेंसी में एलोपैथी के अच्छे हैं। ओके। तो हर एक पैथी की अपनी पावर और अपनी वीकनेस है। तो हमें कब कौन सी पावर यूज करनी है, कौन सा हथियार यूज करना है, वो डॉक्टर्स को तो पता होता है, पेशेंट को भी थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी है गो फॉर एलोपैथी। अगर आप एक बार क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गए हो, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, आराम नहीं आ रहा, तो एक बार आप शियास आओ और उसके बाद रिजल्ट्स देखो। ओके। बस। सर मेरा मेन सवाल ये भी था कि जैसे बहुत सारे लोग टायर 2 टायर 3 स्टेट्स में मतलब सिटीज़ में होते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आप इनके पास चले जाइए, ये बस यहाँ पे हाथ लगाएंगे और ठीक हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हाथ लगाएंगे ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ये जड़ी बूटी या फिर कोई गोली दे देंगे ठीक हो जाएगा। देखो पहले जो 6 मंथ है मैंने आपको बताया ना, जिसका भी हाथ लगेगा ना उससे आराम आएगा। आपके शरीर पे घाव हुआ जी है, आप नॉर्मली पट्टी वट्टी खुद कर लेते हो, अब सोच कर मैंने उस पर हाथ लगाया और पट्टी कर दी, तो उसमें किसका रोल था, हाथ लगाने का या पट्टी का? सर जो पट्टी हुई है दोनों गलत है। बॉडी का था, बॉडी अपने आप हील अप करती है, पट्टी ने उसे साफ रखा, मक्खियां नहीं बैठी, इन्फेक्शन नहीं हुआ, हाथ ने कुछ नहीं किया तो बॉडी ने ना, जख्म अपने आप भरा ना, हड्डी भी अपने आप जुड़ती है। हम क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको पास लेकर आते हैं, है ना, सेटिंग बिठाते हैं, जुड़ती तो वो अपने आप ही है। तो इसी तरह से पैरालिसिस के अंदर यानी ब्रेन स्ट्रोक के अंदर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई पहले 6 महीने में बॉडी अपने आप ही करती है। उसमें बहुत कम रोल होता है किसी डॉक्टर का। ओके। प्रॉब्लम 6 मंथ्स बीत जाने के बाद ही शुरू होती है, जब ब्रेन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट बंद हो जाती है, तब उसे धक्का देना पड़ता है, क्योंकि अब वो सीधे तरीके से चलेगा नहीं, ऐसे उल्टे, तब जाके मेडिसिन की बहुत ज्यादा रोल है। उससे पहले तो अगर आप मेडिसिन नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रही है ना, तो उस फेज को आप स्पीड अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, वो ना रुके ये कर सकते हो, बट इंप्रूवमेंट उस फेज में होगी ही होगी, ये गारंटेड होता है ऑलमोस्ट। बाकी सर मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी बात अगर आप ऑडियंस को बोल सके तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए। पैरालिसिस के फंडामेंटल्स को आपको समझना जरूरी है। कोई भी चीज आप जाने अनजाने में जो गलतियां आपने की उसे आप भूल जाओ। आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, आपको अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, और आपने अपने हाथ पैर पे फोकस नहीं करना, आपने सारा का सारा फोकस अपने ब्रेन पे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पर आई थी, वहीं पे क्लॉट हुआ था, वहीं पर आपकी ब्रेन हैमरेज हुआ था। जब तक आप उस एरिया के नुकसान को कंपनसेट नहीं करते, न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट नहीं करते, आपको अपने हाथ पैर के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो आपको अब अपने आप को बदलने की, अपने आप को समझने की जरूरत है सबसे पहले। तो इसलिए दोस्तों अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और पुरु सर के पास आए श्रेयास के अंदर, और आपसे मिलते हैं हम बहुत ही जल्द। आप बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।